नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और साथ ही वक्त हो चला है 16 आने सच का। सबसे पहले बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से जुड़ी हुई खबर की कर लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होकर लौटे थे और वहां एक और हिंदू शख्स पर भीड़ ने हमला कर दिया, उसे आग के हवाले कर दिया। इस हमले में खोकन दास गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर की देर रात खोकन दास जब अपने घर वापस लौट रहे थे, इसी दौरान उग्र भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। दिल दहला देने वाली यह घटना बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले की है। भीड़ ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। खोकन केंश्वर यूनियन के केऊर भंगा बाजार में दवा सप्लाई का बिजनेस करते हैं। उनकी पत्नी सीमा दास ने बताया कि खोकन ने 2 बदमाशों को पहचान भी लिया था और इसी कारण बदमाशों ने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बता दें कि 31 दिसंबर को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने के लिए गए थे। इसके बाद भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बंद नहीं हुई और खोकन दास पर हमला किया गया। तो फिलहाल ये बेहद ही विचलित कर देने वाली खबर, विचलित कर देने वाली तस्वीरें। जब बांग्लादेश से ऐसी खबरें सामने आती हैं तो फिर लाजमी है कि सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एक तरफ आप किसी के साथ मुलाकात कर लेते हैं, भारत बांग्लादेश के रिश्तों के बीच में आप उसे सुधार की गुंजाइशें बताते हैं, लेकिन ये जरा जानकारी आप भी ले लीजिए कि अब हिंदू खोकन दास को जो जलाया गया, इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है। 50 साल के खोकन दास रात 9 बजे अपने घर वापस लौट रहे थे, जिस दौरान ये हमला उन पर किया गया। पहले तो अटैक किया जाता है, भीड़ की ओर से धारदार हथियार से खोकन दास पर हमला किया जाता है और उसके बाद जब इस पर भी मन नहीं भरता तो फिर उसके बाद आग के हवाले कर दिया जाता है, जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। खोकन दास को आग के हवाले जिस दौरान किया गया, आप सोचिए कि एक 50 साल का व्यक्ति जो काम पर से अपने घर लौटना चाह रहा है, किसी को बिना किसी तरीके की दिक्कत पहुंचाए उस पर पहले अटैक किया जाता है, फिर उसे आग के हवाले किया जाता है। घटना बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में 31 दिसंबर की रात को हुई थी और शरीयतपुर सदर अस्पताल में हालत बिगड़ने पर ढाका खोकन दास को भेज दिया गया था। लेकिन सवाल यहां ये खड़े हो रहे हैं कि खोकन केऊर भंगा बाजार में जब दवा सप्लाई का काम कर रहे थे और इसके अलावा वो किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, तो आखिर ऐसा क्या हो गया। अब देखिए, पहले दीपू चंद्र दास, उसके बाद अमृत मंडल और फिर उसके बाद हम देखते हैं इस तरफ विजेंद्र बिस्वास। ये 3 ऐसे नाम, 3 नाम, और अब एक और इस लिस्ट में नाम जुड़ गया है, वो खोकन दास का है कि कैसे लगातार हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है। 12 दिन में 3 अब तक ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है और ये चौथा मामला हो सकता था। हालांकि अब हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर बांग्लादेश में स्थिति हिंदुओं के लिए कब सुधरेगी। अब इस बीच मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। शोएब चौधरी हमारे साथ सीनियर पत्रकार बांग्लादेश से जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शोएब सर, मैं आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश की जो स्थिति हमें दिखाई देती है सर, बहुत बेहतर अभी भी नहीं है हिंदुओं के लिए। एक तरफ हम देखते हैं कि भारत की ओर से एस जयशंकर पहुंचते तो है बांग्लादेश में, खालिदा जिया के जनाजे में शामिल भी होते हैं। एक उम्मीद जरूर लगाई जा रही थी, शायद अब इससे भी कोई फर्क पड़ जाए, लेकिन सर फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि जी, आपको और मेजर कचर साहब को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, ये जो खोकन चंद्र दास के ऊपर अटैक हुआ जी, आपने अटैक के बारे में बताया, मगर उनके पेट के नीचे 4 जगह पे टैप कर दी जी, बाद में आग लगा के उनको मारने की कोशिश की। बिल्कुल ही दीपू चंद्र दास की जी, जैसे खून किया उसी तरफ, तो उसी तरीके से। और ये घटना जब घटा, इसके कई घंटे पहले भारत की सम्मानित फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री हमारे बांग्लादेश में आए थे खालिदा जिया के जनाजे में, और नरेंद्र मोदी जी खुद एक खाद भेजी तारिक रहमान को कि बांग्लादेश भारत की रिश्ते को आगे बढ़ाने की जो एक कामना है, उसमें आशा है। अभी आपने जो बताए सुरभि जी कि इस पिछले महीने ही 4 आक्रमण हो गए हिंदुओं के ऊपर, 3 का मृत्यु हो गया, और खोकन चंद्र दास की हालत अभी से 15 मिनट आगे, और पहले मैंने खबर लिया है, बहुत ही क्रिटिकल है।
मगर आप तो 4 के घटना जानते हैं, हम भी जानते हैं, पर कितने हिंदुओं के घटना मीडिया में नहीं आ रहे, हम्म। वो कोई बता नहीं रहा कि मीडिया के ऊपर पाबंदी है, बांग्लादेश में सेंसरशिप है। हमारी को लगता है सुरभि जी कि एक आपके इजाजत लेके एक बात कहूंगा, बुरा मत मानिए, कि एक कहावत है कि लातों की भात भूत बातों से नहीं मानते। हम्म। ये जिहादी ये इस्लामी लात के भूत है। इसके साथ आप अच्छी बात कहने से कोई फायदा नहीं है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर नरसंहार, इसके बारे में सारी दुनिया चुप है। जो ह्यूमन राइट्स की दुकानें बना के बैठे थे जी। पश्चिमी, सब चुप है। क्यों? हिंदू के जान का कोई कीमत है नहीं। हमारे को लगता है कि भारत की सारे के सारी मीडिया को ये न्यूज इंडिया 24/7 की तरह सबको आवाज उठाना है और बहुत जोर से आवाज उठाना है, हम्म। क्योंकि अभी वक्त आ गई कुछ करने की। सुरभि जी, सिर्फ बातों में आप हम दोनों पत्रकार हैं, हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कुछ एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन लेने वाले जो बैठे हैं, जहां बैठे हैं, उनके पास मेरे हाथ जोड़ विनती है कि कुछ सर कीजिए। आपसे भी जानना चाहेंगे कि इसमें और क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है। उसके बाद मैं मेजर साहब के पास भी जाऊंगी कि आप कह रहे हैं कि हमें भी कोई और कदम उठाना चाहिए, तो सर इसमें और क्या कुछ किया जा सकता है, इस बारे में भी जरा जानकारी साझा कीजिएगा जरूर। देखिए, अमेरिका की परसों मुल्क के नाम है मैक्सिको। जी। अगर मैक्सिको में ऐसे होता, अमेरिका क्या करते? भारत दुनिया के अभी ताकतवर देशों में एक है। हम्म। भारत की जो लैंड साइज है, जियोग्राफिकल साइज बांग्लादेश से बहुत गुना बड़ा है। हम्म। और बांग्लादेश के साथ इतनी मित्रता दिखाने की जरूरत है नहीं। बांग्लादेश के साथ मित्रता जरूर दिखाएंगे, मगर बांग्लादेश में जो ये जिहादी कट्टरपंथी जो हिंदुओं को एकदम खुलेआम कत्ल कर रहा है, नरसंहार चला रहा है, जी। और भी बहुत कुछ हो रहा है। सिर्फ नरसंहार नहीं सुरभि जी, मैं माफी मांग के कहता हूँ, हिंदू माँ बहन के ऊपर अत्याचार चल रहे। आप जानते हैं, मैं एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ जनरल साहब से, हम्म। कि बांग्लादेश में पिछले साल के जिहादी तख्ता, सॉरी 2024 की जिहादी तख्ता पलट के बाद कोई हिंदू फैमिली की शादी हो नहीं सकते। कोई भी बेटी की शादी के इंतजाम करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, जी। जिहादी आ जाते हैं, पैसे मांगते हैं, ठीक। कहते हैं पैसे दो, नहीं तो बेटी को एक रात के लिए दे दो। इस हालत है बांग्लादेश में। जी। अभी कुछ करना है, मैं कहूंगा जो करना है वही कीजिए। बंगाली आप लोगों के साथ है, भारत के साथ है। हम भी हैरान हो गए इस जिहादी के कारण। कुछ कीजिए ठीक और है। ऐसा कुछ कीजिए, सबक सिखाइए। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ अब आपके पास। अब मैं एक बार राजन सर का मैं रुक कर लेती हूँ। सर, जब सवाल आती है राजनीतिक या कूटनीतिक स्तर पर, आखिर क्या कुछ भारत की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हम तो ये अब तक 2 बार सुन चुके हैं कि समन भेजा गया, समन भेजा गया, लेकिन सर समन कब तक भेजा जाता रहेगा? क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पर भी आवाज उठने लगी है कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इस मामले में। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सिर्फ समन जारी हो रहा है? सर नमस्कार सुरभि जी, और जो हमारे बांग्लादेश के गेस्ट हैं शोएब जी, उनको भी नमस्कार मेरा। नए साल की शुभकामनाएं। जी। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, काफ़ी चीज़ें मीडिया में नहीं आती हैं जो भारत अपना कदम उठा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत क्या कर रहा है और क्या इसको आगे वाले वक्त में भारत को करना चाहिए। बिकॉज शोएब जी जैसे बता रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहा है और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई है बांग्लादेश में, ये साफ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्टेट मशीनरी है जी। वो फेल हो चुकी है और वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तो जब एक ये रियलिटी हमारे सामने आ जाती है, तो जो देश क्या करेगा? भारत। अब भारत ने अभी तक क्या किया है कि आपको याद होगा कि जब ये इसको अत्याचार शुरू हुए थे, और ये पहली बार नहीं है, ये काफ़ी टाइम से अत्याचार हो रहे हैं। तो
फॉरेन सेक्रेटरी मिस्त्री जी को अ, अ, भेजा गया था बांग्लादेश, और एक फरमान के साथ कि बांग्लादेश गवर्नमेंट से बात करें और एक अश्योरेंस उनसे दिलाए कि वो माइनॉरिटीज़ को सिक्योर रखेंगे। ये पहली कार्रवाई भारत ने करी। फिर इसके बाद सिचुएशन ज़्यादा बदली नहीं, तो साफ हो गया कि अब एक नेक्स्ट स्टेप हमको लेना चाहिए। जी। तो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को इसको बुलाया गया, एक डिमार्श दिया गया, एक फॉरेन इसको फॉरेन सर्विस में डिमार्श का मतलब होता है कि एक वार्निंग और एक एडवाइजरी कि आप अपनी गवर्नमेंट को समझाइए कि दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एनी लॉन्गर। सर लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि बार बार समन भेजने के बाद भी आप कह रहे हैं कि एक वार्निंग, सर वार्निंग के बाद कोई बदलाव थोड़ी नजर आ रहा है सर। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये एक इंटरनल मसला है। देखिए, भारत ने वार्निंग्स दी हैं, चेतावनियां दिया है और स्टेटमेंट्स जारी किए हैं। अब ये बांग्लादेश के ऊपर है, बिकॉज ये उनका इंटरनल मामला है, उनको इसको रिजॉल्व करना है और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी करने की जरूरत है भारत को रीएश्योर करने के लिए। देखिए, इससे ज्यादा इस स्टेज पर भारत, मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन बांग्लादेश के लिए ये उसके अगेंस्ट लेगा, बिकॉज जरिए हैं, हम इसको ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर इसको समझते हैं कि भारत कमजोर है, रिजॉल्व कमजोर है, वो बात नहीं है, बट जल्दबाजी में कोई भी स्ट्रेटेजिक फैसला हम इसको ले नहीं सकते, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप सपोजिंग मैं आपको 2-3 ऑप्शन देता हूं भारत क्या कर सकता है जी। फिर शायद इसको समझ में आएगा। पहला जो है कि भारत जो है ना, इसका वीजा बंद कर देगा बांग्लादेश का। एक टेम्पररी आपने इसको देखा था, भारत ने किया था ये। अब जो वीजा, अब मेडिकल टूरिज्म बहुत बांग्लादेश डिपेंडेंट है भारत में। इससे एक्चुअली क्या होगा कि इसको बांग्लादेश के लोगों को तकलीफ होगी, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इस टाइप का भी इसको मेजर करेंगे तो हम बांग्लादेश के लोगों से अपनी दूरियां और अपना दूर करेंगे, तो हम ये नहीं सर। तो चाहेंगे। वैसे भी वहां पर कट्टरपंथी सोच वाले लोग ज्यादातर हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो बाकी देखिए, भारत के साथ में आपको उन मैं रिश्तों को एग्जाम्पल अच्छा देता हूं। रखना चाह रहे थे सर, वो क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना सर, जो स्थिति इस वक्त हो रही है, और अगर वाकई लोग बदलाव चाहते हैं तो वो लोग भी तो सड़कों पर उतरे, वो लोग भी इस वक्त नदारद दिखाई दे रहे हैं। अब मैं एक बार इस मामले को लेकर के शोएब सर, मैं आपसे समझना और जानना चाहूंगी कि हर बार भारत से उम्मीद की जा रही है, लेकिन बांग्लादेश के लोग इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? किस चीज का इंतजार किया जा रहा है सर? बार बार अगर ये प्रयास हो रहे हैं कि चुनाव होने ही ना पाए, तो चुनाव करवाने के लिए भी तो कोशिशें करनी चाहिए आम लोगों को भी सर। सभी देखिए, भारत जितना भी कोशिश करे, बांग्लादेश में जो तानाशाही बैठा है, इसके रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में, और वो जो कुछ कह रहा है वही ये तानाशाही कर रहा है। और पाकिस्तान आईएसआई के साथ, आप जानते हैं, जनरल साहब भी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर, उसने 2024 में इकरार की स्काई न्यूज को कि अमेरिका की, ब्रिटेन की और यूरोपियन यूनियन की जितनी गंदी काम है, डार्क वर्क, डर्टी वर्क, ये सब वो करते हैं। तो अभी अमेरिका की जो टारगेट है बांग्लादेश को एक लॉन्च पैड बनाना, मल्टी ट्रांसनेशनल टेररिज्म लॉन्च पैड, और अफगानिस्तान से भी बदतर हालत होने वाला है बांग्लादेश की। भारत ये समझता है, भारत की इंटेलिजेंस को ही पता है, सबको पता है। अभी बांग्लादेश जो है, ये बांग्लादेश के लोगों के लिए, 18 करोड़ बंगाली के लिए, आप लोगों ने 71 में हमारे लिए किया, हम लोगों को बांग्लादेश बना के दिया। अभी आपको कुछ करना है बंगाली के लिए, आप लोगों को ये तानाशाही के ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन रखने की माने है नहीं, क्योंकि ये तानाशाही बांग्लादेश को बर्बाद करने के कोई मिशन में है। बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसी एक भिखारी मुल्क
जिसकी भीख मांगने की कटोरी भी नहीं रहेगा, वैसे ही बना देने की कोशिश में है। मगर वीसा बंद करने से प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होगा सुनील जी। सर वीसा के इसीलिए सिवा ये सवाल पूछ रही हूँ कि सर अगर भारत से उम्मीद जरूर की जा रही है और वो रहनी भी चाहिए, क्योंकि दोस्ती का हाथ हमेशा से निभाया है, जब बढ़ाया गया था तो उस दोस्ती को कायम रखने की कोशिश भारत ने बांग्लादेश के साथ हमेशा की है। लेकिन बांग्लादेश के लोग क्यों निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं, वो अपनी आवाज क्यों बुलंद नहीं कर रहे इस तानाशाही के खिलाफ? देखिए, ईरान में अभी जो आज आप देख रहे हैं लोग आ गए सड़कों में, कितने साल लग गए। बांग्लादेश में लोगों के ऊपर इतनी अत्याचार, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार, न्यूज़पेपर हाउस में अत्याचार, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार, तो लोगों को जरा सा वक्त लगता है। मैं कहता हूँ एक चीज आज आपको ऑन रिकॉर्ड कि 2000 इस साल की 12 फरवरी की चुनाव होने वाला है नहीं की। अगर चुनाव भी होता, कोई सरकार में आते, तो बांग्लादेश की फॉरेन करेंसी रिजर्व अभी ऑलमोस्ट जीरो है। खाना खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होता है। बांग्लादेश की जीडीपी गिर रहा है। बांग्लादेश में इन्फ्लेशन 8.4% से ज्यादा हो गई। लोगों को पेट में खाना नहीं रहेगा, लोग खुद आ जाएगा सड़कों में, बीएनपी के सपोर्टर भी आ जाएगा सड़कों में। मगर आप तो इतने दिन इंतजार नहीं कर सकेंगे। भारत कुछ कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। भारत कैन गो टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते हैं, जाके दे कैन फाइल ए कंप्लेंट विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। भारत कैन गो टू आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट। भारत कैन गो टू एवरीवेयर। भारत इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। भारत कैन ना, भारत को दिखाना है यूनुस को भारत क्या है। दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अच्छी बात किया। आप अच्छी बात मानते नहीं हैं, लातों के भूत हैं हम, बातों से नहीं मानेंगे, अभी लात मारने की जरूरत है। ठीक है, अब राजन कोचर सर, आपने सुना शोएब सर को। शोएब जी तो खुद ये कह रहे हैं कि अभी भी ऑप्शन तो है, आईसीसी आप जा सकते हैं, यूएन जा सकते हैं, फिर ये कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे सर? अब तक इसमें देरी क्यों हो रही है? ओके सुबह जी, देखिए अभी बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं और वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ, पर मैं इसको समझ सकता हूँ कि गवर्नमेंट एक एक्शन अभी क्यों नहीं ले रही है। वो एक वेट एंड वॉच पॉलिसी है इलेक्शंस तक। बिकॉज कोई भी एक्शन अगर भारत आज लेता है तो वो तोड़ मरोड़ के एक डिफरेंट डायरेक्शन में उसको किया जा सकता है। आपको मैं एक सवाल मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ बांग्लादेश से जी। यू सी, बांग्लादेश में आप इलेक्शन कर रहे हैं और उसमें आपने अवामी लीग को बैन कर दिया है। अब वो इलेक्शंस में नहीं इसको ले सकती। और जो गूगल में इंफॉर्मेशन है, मैं तो उसको वही आपको बता सकता हूँ। और एंड आई वांट अ कमेंट फ्रॉम शोएब जी ऑन दिस। ऑलमोस्ट 30% रेटिंग या पॉपुलेशन सपोर्ट आपका अवामी लीग का था बांग्लादेश में, आज भी होगा। एंड दैट इज अ साइजेबल नंबर। अगर हम 180 मिलियन पॉपुलेशन को उसको माने तो 60 मिलियन आपकी अवामी लीग के साथ है, और आपने अवामी लीग को बैन कर दिया है, तो आपने एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक अपनी 1/3 पॉपुलेशन से आपने ले लिया है। तो इसका मतलब कि ये जो 1/3 पॉपुलेशन है, ये चुप क्यों है बांग्लादेश में? और आज ये जो साइजेबल आपका नंबर है पॉपुलेशन का, ये इस डिसीजन के अगेंस्ट खड़ा क्यों नहीं हुआ, सड़कों पे क्यों नहीं आया? जैसे आपने शेख हसीना के टाइम लोग सड़क पे आ गए थे, तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं? क्वेश्चन ये है, क्योंकि आप एक ऐसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे लेके जा रहे हैं। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो है ही नहीं, बिकॉज आपने लोगों से उनका राइट छीन लिया है अपने फ्रेंचाइज के लिए। क्योंकि एक पार्टी को जो आपके 15 साल तक स्टेट को रूल कर रही थी, उस पार्टी को आपने अलग कर दिया और आपने उसको एंटी नेशनल करार दे दिया, जैसे पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने भी पीटीआई को भी अलग ये जो सेम तरीके से किया था, और जो आपका बांग्लादेश कर रहा है, इसका मतलब जो
आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बांग्लादेश में जी वो टोटली डोमिनेटेड है पाकिस्तान आईएसआई से, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट जो पाकिस्तान का मॉडल है वो बांग्लादेश में रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो अब एक सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो आपकी यूएन है, जो वॉच डॉग्स हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन काउंसिल है, उनको किसी को कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आपका वर्ल्ड बैंक है, आपका आईएमएफ है, ये जो सारे एजेंसी देख रहे हैं, तो इन लोगों ने अभी तक अपना मुंह क्यों नहीं खोला है? तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शंस हैं, ये जो रिजाइम चेंज जो अभी आने वाला है, इसमें एक बहुत बड़ी ताकत है जो इसको बाहर से मॉनिटर कर रही है, जिसका नाम कोई नहीं ले रहा। हम सब कुछ पाकिस्तान की तरफ डाल रहे हैं, पर उससे भी बड़ी ताकत है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि पाकिस्तान सिर्फ अपने सोच समझ से बांग्लादेश में इतना इंटरफेयर नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी कोई और बल दे रहा है जिस वजह से ये मुमकिन हो पा रहा है, और उसी आधार पर बांग्लादेश अब धीरे धीरे पूरी तरीके से कट्टरपंथ की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आपको इसको क्यों बोल रहा हूं, अगर आप पिछले एक साल का एक स्टैटिस्टिक्स मिला है मुझे, यूएसए से डिफरेंट लोग सेनेटर लेवल के और सीनियर लेवल के जमात इस्लामी से और उनके लीडर्स के साथ मिले हैं। पहली चीज, जो इनको फंडिंग आ रही है जमात इस्लामी को, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बताया था, 60% जितना पॉलिटिकल पार्टीज का जो टोटल पैसा होगा, 60% आज जमात के पास पैसा आ रहा है। और ये जो मनी पावर है, देखिए इलेक्शन में मनी पावर बहुत काम करता है, और जब आपकी पॉपुलेशन ऐसी है कि गुर्बत में है, इसको गरीबी है, तो आप डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप राइट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पैसा देके सब कुछ आप कर सकते हैं, लोगों को सड़कों पे लेके आ सकते हैं। और ये जो मॉब वायलेंस हम देख रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी आप इसमें देखेंगे, आप इसके लोगों को आइडेंटिफाई करिए, मैक्सिमम इसमें जमात इस्लामी के लोग हैं। तो जब और आपने एक नेशनल सिटीजन पार्टी एक उभर के आ रही तो थी, इस सवाल का जवाब सर आपने उसको डरा दिया। जी, इस सवाल का जवाब सर शोएब सर से भी पूछ लेते हैं। शोएब सर, क्योंकि जब बार बार इस बात की बात आती है कि वाकई में आखिर ऐसे कैसे पाकिस्तान इतना इंटरफेयर कर ले रहा है, कट्टरपंथ को इतना बढ़ावा कैसे मिल रहा है, मोहम्मद यूनुस हर बात पे चुप्पी साध जाते हैं या निंदा करके पीछे हट जाते हैं, तो आखिर इतना दम मोहम्मद यूनुस को भी कैसे मिल रहा है कि सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते वो ये चुप रह जा रहे हैं? बैकएंड से तो सपोर्ट मिल रहा है, और यूएन पर भी इसी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यूएन को खुद अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बार बार किसी को जाकर के उसके दरवाजे पे नॉक करना पड़ेगा क्या? जी, यूएन कहिए या यूएसए कहिए, ये दोनों बड़ा शैतान एक साथ है जी। और यूएस डीप स्टेट की जो भी प्लान होता है उसमें यूएन शामिल होता है जी। अभी खत्म करने से पहले मैं एक ब्रेकिंग न्यूज इंडिया के लिए देना चाहता हूँ। बांग्लादेश की यूनुस तनाशाही ने कहा था कि उस्मान हादी की हथियार खूनी भारत चले गई, तो एक जिसके नाम उसने ले रहा था फैसल करीम, उसने तो वीडियो करके कह दी वो दुबई में है। अभी ब्रेकिंग न्यूज है कि बांग्लादेश की ढाका शहर की मोहाखाली एरिया में एक मकान में जिसके मालिक है जमाती इस्लामी के एक लीडर जो ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड है, उस घर में उस्मान हादी की खूनी है। पुलिस ने ट्रैक कर ली और हो सकता है आज रात ही इसको अरेस्ट करेगा। बाद में भारत को पूछना पड़ेगा यूनुस को कि तुमने कहा भारत ने शरण दी, अभी तुम्हारे शहर में मिल गई। ठीक है सर, दिस इज अ बॉम्बशेल न्यूज फॉर द न्यूज इंडिया कि उस्मान हादी के खूनी ढाका में मोहाखाली एरिया में गए और जिस मकान में है उस मकान है आईएसआई की सेफ हाउस।
चलिए ठीक है सर, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, और हम उम्मीद करते हैं कि वाकई इस बात को लेकर के बहुत जल्द खुलासा हो, उस चीज़ का इंतजार हम भी करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को इस विषय पर रखने के लिए। हमारे साथ जुड़े रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही शोएब चौधरी जी, बांग्लादेश से सीनियर पत्रकार। और आप दोनों का एक बार फिर धन्यवाद है। लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे।